Hello students, welcome back to my channel Biology Booster. How are you? Hope so you all are doing well. Let's start the topic. Today we are going to discuss about link reaction and Krebs cycle in respiration. Before this we have completed glycolysis in respiration. Let's start the topic. First see. आगे का पढ़ने से पहले हम थोड़ा पहला रिवीजन कर लेते हैं. देखिए इससे पहले हमने ग्लाइकोलिसिस पढ़ा जिसमें हमारा ग्लूकोज का 6 कार्बन का जो मॉलिक्यूल है वो टूटा है. किसमें? पायरुविक एसिड में. पायरुविक एसिड में यानी पायरुविक एसिड के हमें 2 मॉलिक्यूल्स मिले थे 3 कार्बन के. अब आगे का जो प्रोसेस होगा, आगे के प्रोसेस को करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें उस पायरुविक एसिड को लिंक रिएक्शन में भेजना पड़ेगा. लिंक रिएक्शन में क्यों भेजना पड़ेगा? लिंक रिएक्शन में इसलिए भेजना पड़ेगा क्योंकि हमें आगे यानी क्रेब्स साइकिल के लिए यानी आगे के फूड के ऑक्सीडेशन के लिए हमें जो सबस्ट्रेट है वो एसिटिल कोएंजाइम चाहिए. तो लिंक रिएक्शन में पायरुविक एसिड क्या होगा? एसिटिल कोएंजाइम में बदल जाएगा. तो उसके लिए हमें पायरुविक एसिड को लिंक रिएक्शन में भेजना पड़ेगा, फिर उससे हमें एसिटिल कोएंजाइम मिल जाएगा. तो देखिए लिंक रिएक्शन ऑफ पायरुविक लिंक रिएक्शन क्रेब्स साइकिल यानी दोनों हम इसमें कवर करेंगे इस क्लास में. तो जब हमें पायरुविक एसिड मिल गया तो अब हम देखते हैं इस पायरुविक एसिड का फेट क्या है, यानी इसके साथ अब आगे क्या होगा. ये डिपेंड करता है, डिपेंड ऑन सेल नीड यानी सेल की ज़रूरत पर और ऑक्सीजन की प्रेजेंस पे और एब्सेंस पे. अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस है तो ये पायरुविक एसिड एरोबिक रेस्पिरेशन में चला जाएगा. और अगर ऑक्सीजन की एब्सेंस है तो ये वाला पायरुविक एसिड किस में चला जाएगा? एनारोबिक रेस्पिरेशन में. इसीलिए तो बोला गया फेट ऑफ पायरुविक एसिड, यानी डिपेंड करता है पायरुविक एसिड का फेट कि आगे एरोबिक में जा रहा है या एनारोबिक में जा रहा है. अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास ग्लूकोज था जो किस में टूटा? 2 पायरुविक एसिड में टूटा. इस पूरी रिएक्शन में हमें किस चीज़ का गेन हुआ? 2 ATP का गेन हुआ और 2 NADPH का गेन हुआ. यानी अगर हम पूरे सेलुलर रेस्पिरेशन के बाद जब हम पूरा पढ़ लेंगे तो हम पूरा नेट गेन देखेंगे कि हमें टोटल ATP कितने बने हैं. तो यहाँ पे हमें ये 2 ATP मिल गए और NADH मिल गया. ये वाला जो ATP मिला ये हमें डायरेक्ट मिल गया है. इस वाले ATP को इस ATP के मिलने को हम क्या बोलते हैं? सबस्ट्रेट लेवल ऑफ फॉस्फोराइलेशन. लेकिन जो ये मिला है इसके अंदर ATP छुपे हुए हैं. तो ये कौन सा फॉस्फोराइलेशन बोला जाता है? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन यानी इनडायरेक्ट ATP का मिलना. ये इनडायरेक्ट है, ये डायरेक्ट है. अब आगे देखिए ये जो 2 पायरुविक एसिड है ये एरोबिक और एनारोबिक में जाएंगे. मान लिया ऑक्सीजन है और ये एरोबिक रेस्पिरेशन में चला जाता है. तो अब हम आगे पढ़ते हैं कि लिंक रिएक्शन में जैसे ये जाएगा तो क्या क्या होगा. ठीक है, पायरुविक एसिड जो है उसकी एंट्री होती है लिंक रिएक्शन में यानी एरोबिक रेस्पिरेशन में. तो देखिए पायरुविक एसिड जो कि 3 कार्बन मॉलिक्यूल है, ये पायरुविक एसिड लिंक रिएक्शन में एंट्री करता है. वहाँ पे क्या होता है? सबसे पहले क्या होगा? इस पायरुविक एसिड से 1 कार्बन निकल जाएगा यानी 1 कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगी. उससे हमें क्या मिल जाएगा? एसिटिल कोएंजाइम मिल जाएगा जो कि 2 कार्बन का है. यहाँ पे एक मॉलिक्यूल घट गया यानी यहाँ पे 1 कार्बन का डीकार्बोक्सिलेशन हुआ है. पहला स्टेप तो ये हो गया. सेकंड स्टेप हमारा ये है कि इसमें डिहाइड्रोजनेशन होगा. डिहाइड्रोजनेशन क्या होता है? यानी एक एच आयन का कम होना यानी NADP प्लस से जो इसमें से एच आयन रिड्यूस होगा यानी इसका जो ऑक्सीडेशन होगा 1 इलेक्ट्रॉन निकलेगा. उस इलेक्ट्रॉन को कौन ले लेगा? NAD प्लस ले लेगा और रिड्यूस होकर NADH प्लस H प्लस बना लेगा. ठीक है, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन भी हुआ, डीकार्बोक्सिलेशन भी हुआ और डिहाइड्रोजिनेशन भी हुआ. यानी लिंक रिएक्शन में हमारे कौन कौन से स्टेप हुए? डिहाइड्रोजिनेशन हुआ, डीकार्बोक्सिलेशन हुआ और ऑक्सीडेशन हुआ. अब देखिए जिस एंजाइम की प्रेजेंस में ये होगा, जिस एंजाइम की यानी डिहाइड्रोजिनेज हुआ है और डिहाइड्रोजिनेज जब होता है उसके एंजाइम से पहले सबस्ट्रेट का नाम लग जाता है. यानी ये पायरुविक है तो पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम यहाँ पे यूज़ होगा. तो आप ऐसे ही ये समझ के याद कर सकते हैं.
और यहाँ पे ये हमें NADH मतलब ATP हमें डायरेक्ट नहीं मिला, इनडायरेक्ट मिला है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन मिलेंगे। यहाँ पे नो सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, हमें कोई भी सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन नहीं मिला। अब देखिए, जब एक पायरुविक एसिड लिंक रिएक्शन में पहुंचा तो एक बार तो डिकार्बोक्सिलेशन हुआ, एक बार डिहाइड्रोजिनेशन हुआ और एक ही बार हमें NADH फॉर्म्ड मिला, यानी NADH फॉर्म्ड हुआ। लेकिन ये तब के लिए है जब 1 पायरुविक एसिड, हमारे पास तो 2 मॉलिक्यूल्स है पायरुविक एसिड के, अगर 2 पायरुविक है तो लिंक रिएक्शन भी 2 टर्न होगी, 2 मतलब डिकार्बोक्सिलेशन भी 2 टाइम होगा, डिहाइड्रोजिनेशन भी 2 टाइम होगा, NADH भी हमें 2 मिलेंगे और जो हमें एसिटिल कोएंजाइम है उसके भी 2 मॉलिक्यूल मिलेंगे हमें। अब हम देखते हैं इनके साइट कहाँ है जहाँ ये सब हो रहा है। तो इसकी साइट है मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया यूकैरियोटिक में। यूकैरियोटिक में कहाँ पे होगा, मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, और प्रोकैरियोटिक में तो माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है, तो वहाँ पे साइटोप्लाज्म में ये पूरा प्रोसेस होगा। अब आपने देख लिया कि ग्लाइकोलिसिस से हमें पायरुविक एसिड मिला, पायरुविक एसिड के बाद हमें पायरुविक एसिड लिंक रिएक्शन में गया, लिंक रिएक्शन से हमें एसिटिल कोएंजाइम मिला जो कि क्रेब्स साइकिल का मेन सबस्ट्रेट है। तो चलिए क्रेब्स साइकिल के बारे में पढ़ते हैं। क्रेब्स साइकिल वॉज डिस्कवर्ड बाय हैंस क्रैब इन फ्लाइट मसल सेल्स ऑफ पिजन। जो क्रेब्स साइकिल के डिस्कवरर थे वो हैंस क्रैब थे, इन्हीं के नाम पे इसका नाम क्रेब्स साइकिल रखा गया। इन्होंने ही इस ऑक्सीडेशन को, ग्लूकोज के पूरे ऑक्सीडेशन को कहाँ पे देखा, पिजन की फ्लाइट मसल सेल्स में होते हुए देखा, यानी ग्लूकोज को पूरी तरह से टूटते हुए, जिसमें क्या हुआ, 6 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स निकले और 6 वाटर के मॉलिक्यूल्स निकले। देखिए, इस क्रेब्स साइकिल को हम TCA साइकिल भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, इसमें क्या होता है, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, इसीलिए हम इसे ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं। इसका जो इंटरमीडिएट है वो क्या होता है, 3COOH ग्रुप होता है। सिट्रिक एसिड साइकिल इसलिए बोला जाता है क्योंकि जो हमें क्रैब साइकिल में फर्स्ट प्रोडक्ट मिलता है वो सिट्रिक एसिड मिलता है, यानी 6 कार्बन का मिलता है सिट्रेट। अब देखिए, ये हमारे पास एक सेल है, ठीक है, ये सेल का साइटोप्लाज्म है, ये सेल का साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया है और ये क्या है, इनफोल्डिंग है माइटोकॉन्ड्रिया की, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, ग्लूकोज टूटा जिससे 2 पायरुविक एसिड मिले। इस पायरुविक एसिड को लिंक रिएक्शन में भेज दिया जाएगा मैट्रिक्स के अंदर, ये मैट्रिक्स के अंदर आ गया है। इससे क्या मिलेंगे, हमें 2 एसिटिल कोएंजाइम मिलेंगे। तो ये हम पूरा पढ़ रहे हैं, इस पायरुविक एसिड से एसिटिल कोएंजाइम हमने पढ़ लिया। अब एसिटिल कोएंजाइम से फूड का प्रॉपर ऑक्सीडेशन हम आगे क्रेब साइकिल में पढ़ेंगे। देखिए, वैसे तो क्रेब साइकिल स्टार्ट होती है यहाँ से एसिटिल कोएंजाइम में, लेकिन बुक्स में यहाँ से दिया रहता है क्योंकि पूरा अगर प्रोसेस समझेंगे तो यहाँ से ही समझ में आएगा कि जो पायरुविक एसिड है वो एसिटिल कोएंजाइम में चेंज हुआ, जहाँ पर डिकार्बोक्सिलेशन हुआ, डिहाइड्रोजिनेशन हुआ और ऑक्सीडेशन हुआ, ठीक है। देखिए, यहाँ पे जब एसिटिल कोएंजाइम क्रेब साइकिल में एंट्री कर देता है तो वो सबसे पहले किससे मिलता है, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड से मिलता है। एसिटिल कोएंजाइम 2 कार्बन है और ऑक्सैलो एसिटिक एसिड 4 कार्बन है। ये मिलके 6 कार्बन का कंपाउंड बनाते हैं सिट्रिक एसिड, जो कि 6 कार्बन का है यहाँ पे। और क्या होता है, यहाँ पे H2 का एक मतलब H2 आता है, पानी आता है, यहाँ पे एक मॉलिक्यूल आता है जो इनके बीच रिएक्शन कराता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन रिएक्शन बोलते हैं। और इनके जो ये कैटेलाइज करता है इस रिएक्शन को, उसका नाम क्या है, उसका नाम है सिट्रेट सिंथेटेज। क्योंकि इससे सिट्रिक एसिड बन रहा है तो इसलिए इस कैटेलाइज का नाम क्या है, सिट्रेट सिंथेटेज। अब सिट्रिक एसिड हमारे पास 6 कार्बन का हो गया। अब ये किस में चेंज हो जाएगा, सिस एकोनिटिक एसिड में। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक वाटर ऐड हुआ है, यहाँ पे एक वाटर निकल जाता है, यहाँ पे एक वाटर निकल जाता है, ठीक है, यहाँ पे रिमूवल ऑफ वाटर होता है। तो इससे क्या बनाता है, सिट्रिक एसिड से सिस एकोनिटिक एसिड बना लेता है 6 कार्बन का। और यहाँ पे जो ये एंजाइम यूज़ हुआ है सिट्रिक एसिड से 6 एकोनिटिक एसिड बनने में, यहाँ पे एंजाइम हुआ एकोनिटेज। अब देखिए, सिस एकोनिटिक एसिड से नेक्स्ट प्रोडक्ट बनेगा आइसोसिट्रिक एसिड, जो कि खुद 6 कार्बन है। अभी तक कोई भी हमें कार्बन का कोई भी मॉलिक्यूल बाहर निकलते हुए नहीं दिखा है, तो अब ये सब 6 कार्बन है। यहाँ पे जो एंजाइम यूज़ होगा वो भी एकोनिटेज एंजाइम यूज़ होगा। अब देखिए, आइसोसिट्रिक एसिड से क्या बनेगा, ऑक्सैलोसक्सिनिक एसिड बनेगा, ये भी 6 कार्बन है, यानी अब ये पूरी 6 कार्बन चल रहा है। आइसोसिट्रेट
एसिड से यहाँ पे देखिए NAD+ से NADH बन रहा है, यानी दोबारा से डिहाइड्रोजनेशन हो रहा है, यानी इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीडेशन के बाद से क्या बना रहा है, ये ऑक्सैलोसक्सिनिक एसिड बना रहा है। ऑक्सैलोसक्सिनिक एसिड बनाया, एक इलेक्ट्रॉन इसका निकला, किसने कैप्चर कर लिया, NAD+ ने, यानी यहाँ पे फिर से डिहाइड्रोजनेशन हुआ। जब डिहाइड्रोजनेशन हुआ तो हम क्या रखेंगे, सबस्ट्रेट का नाम रखेंगे एंजाइम के साथ। एंजाइम कौन सा हो गया, डिहाइड्रोजिनेज, यानी सबस्ट्रेट का नाम मिलके क्या हो गया, आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज। अब ऑक्सैलोसक्सिनिक एसिड मिला हमारा, ये लास्ट प्रोडक्ट है हमारा 6 कार्बन का। अब इसके आगे कार्बन कम हो जाएंगे तो ऑक्सैलो एसिडिक से बनेगा अल्फा कीटो ग्लूटैरिक एसिड है, ये ग्लूटैरिक, यहाँ लिख देती हूँ मैं, अल्फा कीटो ग्लूटैरिक एसिड। ये 5 कार्बन का है, यानी यहाँ पे एक कार्बन कम हो गया है, यहाँ पे 6 था, यहाँ पे 5 है, तो यानी यहाँ पे क्या हुआ है, एक कार्बन बाहर हुआ है। जब कार्बन डाइऑक्साइड निकली है तो इसे हम क्या बोलेंगे, डीकार्बोक्सिलेशन बोलेंगे। इस यहाँ पे क्या हुआ है, डीकार्बोक्सिलेशन हुआ है। और जो एंजाइम यूज़ हुआ है वहाँ पे कौन सा एंजाइम यूज़ हुआ है, डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम यूज़ हुआ है। तो यहाँ पे एक कार्बन का मॉलिक्यूल कम हो गया है, जिससे हमें क्या मिला, अल्फा कीटो ग्लूटैरिक एसिड मिला है, जो कि 5 कार्बन है। अब आगे देखिए, इस अल्फा कीटो ग्लूटैरिक से क्या होगा, इस अल्फा कीटो ग्लूटैरिक किस में चेंज हो जाएगा, सक्सिनिल कोएंजाइम में चेंज हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ये इसके पास कोएंजाइम नहीं है, लेकिन यहाँ पे कोएंजाइम का एडिशन हो रहा है। अब ऊपर देखिए यहाँ पे ये एसिटिल कोएंजाइम था, इससे सिट्रिक एसिड बना, तो यहाँ पे रिमूव हुआ कोएंजाइम रिमूव हो गया। अब इस कोएंजाइम को इन्होंने यहाँ पे यूज़ कर लिया, जो ऊपर कोएंजाइम निकला था वो यहाँ पे उसका ऐड हो गया है, ठीक है। और 5C से क्या बना है, 4C हुआ है, यानी फिर से एक कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकला, यानी डिकार्बोक्सिलेशन हुआ है, कोएंजाइम का एडिशन हुआ है और ऑक्सीडेशन हुआ है। जब ऑक्सीडेशन होगा तभी तो इसका इलेक्ट्रॉन निकलेगा। इसका इलेक्ट्रॉन मतलब किसका इलेक्ट्रॉन निकला, इसका इलेक्ट्रॉन निकला, जो कि किसने पकड़ लिया, NAD+ ने पकड़ लिया, और उस इलेक्ट्रॉन की वजह से रिड्यूस होकर NADH बना लिया, ठीक है, NADH बना लिया। तो अगर हम देखें अल्फा कीटो ग्लूटैरिक एसिड में से सक्सिनिल कोएंजाइम बनने में क्या क्या हुआ, पहला डिकार्बोक्सिलेशन हुआ, दूसरा इसका ऑक्सीडेशन हुआ, तीसरा क्या हुआ, डिहाइड्रोजनेशन हुआ। डिहाइड्रोजनेशन का मतलब ये है H आयन का कम होना, यानी इसमें से एक H आयन निकल गया, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। अब जब डिहाइड्रोजनेशन हुआ है तो एंजाइम कौन सा होगा, एंजाइम होगा डिहाइड्रोजिनेज, जिसका नाम हम किसके उस पर सेलेक्ट करते हैं कि मतलब सबस्ट्रेट के नाम पे। सबस्ट्रेट क्या है, कीटो ग्लूटैरिक एसिड, यानी एंजाइम का नाम क्या हो गया, कीटो ग्लूटरेट डिहाइड्रोजिनेज। अब देखिए सक्सिनिल कोएंजाइम 4 कार्बन का है, ठीक है। अब आगे क्या होगा, ये आगे तक 4 कार्बन ही रहेगा, जो डिकार्बोक्सिलेशन होना था वो हो गया। अब सक्सिनिल कोएंजाइम से सक्सिनिक एसिड बना, ठीक है। अब सक्सिनिल कोएंजाइम है, ये यहाँ पे सक्सिनिक एसिड है, यानी ये जो एंजाइम है ये यहाँ बाहर निकल जाता है, ठीक है। जब ये बाहर निकलेगा तो क्या होगा, एक GTP से GTP बन जाएगा, एक GDP से GTP बन जाएगा, जो क्या माना जाता है, ATP माना जाता है। यानी क्या हो रहा है, यहाँ पे डायरेक्ट ATP बन रहा है। जब डायरेक्ट ATP बन रहा है तो इस सबस्ट्रेट लेवल ऑफ फॉस्फोराइलेशन बोला जाएगा इसे। और दूसरी बात, जब ATP का फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पे, तो हम एंजाइम कौन सा लेंगे, काइनेज लेंगे, लेकिन प्रोडक्ट के नाम पे। प्रोडक्ट क्या है, सक्सिनिक, यानी सक्सिनेट काइनेज एंजाइम होगा यहाँ पे। अब जब हमारे पास सक्सिनिक एसिड बन गया, जो कि 4 कार्बन है, उसके बाद बनेगा फ्यूमेरिक एसिड बनेगा, ठीक है। और सक्सिनिक एसिड से फ्यूमेरिक एसिड बनेगा। अब इसमें क्या होगा, यहाँ दोबारा से डिहाइड्रोजनेशन होगा, लेकिन यहाँ पे इस बार क्या होगा, NAD की जगह कौन पकड़ेगा इलेक्ट्रॉन को, NAD मतलब NAD+ पकड़ेगा और रिड्यूस होकर NADH2 बना लेगा। और यहाँ पे डिहाइड्रोजनेशन हुआ है तो फिर एंजाइम का नाम क्या होगा, किसके नाम पे, सबस्ट्रेट के नाम पे, यानी सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज, ठीक है। अब इस फ्यूमेरिक एसिड से क्या बनेगा, मैलिक एसिड बनेगा, एंजाइम होगा फ्यूमिरेज। अब इस मैलिक एसिड से हमें लास्ट प्रोडक्ट मिलेगा ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, जो कि स्क्रैप साइकिल का लास्ट प्रोडक्ट है,
लास्ट भी है और फर्स्ट भी है, मतलब जब न्यू साइकिल बनती है तो इसी से ऐड होता है और लास्ट में यही रीजनरेट हो जाता है, तो ऑक्सैलोएसिटिक बन जाता है। यहाँ पे एंजाइम यूज़ हो रहा है मैलेट डिहाइड्रोजिनेज, और यहाँ पे दोबारा से डिहाइड्रोजिनेशन हो रहा है, यानी इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीडेशन होकर ये क्या बना रहा है, ऑक्सैलोएसिटिक एसिड बना रहा है, और NAD+ से रिड्यूस होकर NADH बन रहा है। देखिए एक रिएक्शन में अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो कहीं दूसरे उसका रिडक्शन भी होता ही है, ठीक है। तो ये हमारी पूरी TCA साइकिल है, क्रेब्स साइकिल है। तो इसमें हमने आई होप सो आपको समझ आया, और मैं एक बार लिख के बता देती हूँ, थोड़ा सा मुश्किल है, मतलब थोड़ा सा ऐसा लगता है कि सब एक सी चीज़ें एक बार मैं आपको लिख के और बता देती हूँ। देखिए हर कोई ये चाहता है कि जो हम पढ़ा रहे हैं पढ़ने वाले को समझ आ जाए, तो एक बार मैं आपको लिख के और बता देती हूँ, क्योंकि ये साइकिल थोड़ी सी टफ है, थोड़ी सी देर से समझ में आएगी, पर यह है कि आ जाएगी। देखिए सबसे पहले हमारे पास पायरुविक एसिड मिला था हमें किसके ग्लूकोज के टूटने से, जो कि 3 कार्बन है। इसके 2 मॉलिक्यूल्स मिले थे हमें, लेकिन अभी ये जो साइकिल चल रही है एक ही मॉलिक्यूल की चल रही है। तो जब ये उसमें लिंक रिएक्शन में पहुंचा ये पायरुविक एसिड, तो इससे हमें मिल गया एसिटिल को एंजाइम, जो कि 2 कार्बन है। ये 3 कार्बन है, ये 2 कार्बन है, यानी इसका यहाँ पे डीकार्बोक्सिलेशन हुआ है, एक CO2 बाहर निकला है, यानी क्या हुआ है, डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन हुआ है। दूसरा क्या है, पायरुविक एसिड का ऑक्सीडेशन हुआ है, ये बना है, यानी पायरुविक एसिड से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकला है, जो किसने कैप्चर कर लिया, NAD+ ने, और क्या बना लिया, रिड्यूस होके NADH+ H, ठीक है, ये बना है यहाँ पे। और क्या हुआ है इसमें, यानी पहला प्रोसेस कौन सा हुआ, डीकार्बोक्सिलेशन, दूसरा क्या हुआ, डिहाइड्रोजिनेशन, ठीक है। अब एसिटिल कोएंजाइम जैसे ही किस में पहुंचेगा, क्रेब्स साइकिल में, यहाँ पे क्रेब्स साइकिल स्टार्ट हो गई है, तो ये ऑक्सैलोएसिटिक के साथ मिलके, OA के साथ मिलके क्या बना लेगा, ये बना लेगा सिट्रिक एसिड, जो कि 6 कार्बन का है। अब ये हुआ 2 कार्बन का, ये हुआ 4 कार्बन का, मिलके क्या बना लेगा, 6 कार्बन का सिट्रिक एसिड बना लेगा, और यहाँ पे कंडेंसेशन होगा, इसे कंडेंसेशन रिएक्शन बोला जाता है। क्योंकि यहाँ पे वाटर आके इन दोनों के बीच रिएक्शन करा देता है, किसके बीच, एसिटिल कोएंजाइम के बीच और OA के बीच, ठीक है। अब सिट्रिक एसिड से क्या बना, सिट्रिक एसिड से बनेगा सिस एकोनिटिक एसिड। यहाँ पे एक वाटर मॉलिक्यूल ऐड हुआ था, यहाँ से बाहर निकल जाएगा, ठीक है, यहाँ से बाहर निकल जाएगा, और यहाँ पे जो एंजाइम यूज़ होगा वो एकोनिटेज यूज़ होगा, एकोनिटेज। अब नेक्स्ट है सिस एकोनिटिक एसिड से बनेगा आइसो सिट्रिक एसिड। यहाँ पे जो एंजाइम यूज़ होगा यहाँ पे भी एकोनिटेज यूज़ होगा। ये सारे स्टेप्स आपको याद करने पड़ेंगे। अब आइसोसिट्रिक के बाद बनेगा ऑक्सैलो सक्सिनिक एसिड। ये सब 6 कार्बन कंपाउंड है। आइसोसिट्रिक इसका क्या होगा, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। जब एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो क्या बनेगा, NADH+ H, ठीक है, यानी इसका ऑक्सीडेशन हुआ है यहाँ पे। और जब एक H लॉस हुआ है तो उसे हम क्या बोलते हैं, डिहाइड्रोजिनेज, क्या बोलते हैं, यानी यहाँ पे क्या हुआ है, डिहाइड्रोजिनेशन हुआ है। और एंजाइम कौन सा यूज़ करेंगे हम, देखिए डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम यूज़ होगा, डिहाइड्रोजिनेज, लेकिन इसके पहले कौन सा नाम आएगा, वो आता है हम सबस्ट्रेट के नाम पे, यानी आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज, ठीक है, यहाँ पे ये होता है। इसके बाद ये भी 6 कार्बन कंपाउंड है। अब इसके बाद जो बनेगा वो 5 कार्बन कंपाउंड बनेगा, ठीक है, उसका नाम क्या है, अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड। ये 5 कार्बन कंपाउंड है,
अब देखिए यहाँ पे 6 कार्बन था, यहाँ पे ये 5 कार्बन बन गया, ये 5 कार्बन बना है, ठीक है। तो यानी यहाँ पे एक कार्बन डाइऑक्साइड बाहर हुई है, बाहर गई है। कोई चीज़ अंदर आ रही है तो उसे ऐसे एरो लगाएंगे, बाहर जा रही है इधर को लगा देंगे, तो यानी ताकि हमें कन्फ्यूज़न ना हो। तो यानी यहाँ पे क्या हुआ है, डीकार्बोक्सिलेशन हुआ है, डीकार्बोक्सिलेशन हुआ है। अभी तक कहीं नहीं हुआ था, यानी पहली बार यहाँ पे हुआ है। और इसमें जो एंजाइम यूज़ होगा वो कौन सा होगा, डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम यूज़ होगा। इसे आप लिख लीजिए यहाँ पे, एंजाइम कौन सा यूज़ होगा, डीकार्बोक्सिलेज। अब इससे क्या बनेगा, इस अल्फा कीटो ग्लूटारिक से क्या बनेगा, सक्सिनिल कोएंजाइम। ये 5C है, ये 4C है, यानी यहाँ पे भी डीकार्बोक्सिलेशन हुआ है। तो यानी एक CO2 बाहर हो रही है यहाँ पे भी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और हो रही है, यहाँ पे डिहाइड्रोजनेशन और हो रहा है, यानी यहाँ पे एक NADH और बनेगा। और जब डिहाइड्रोजनेशन हो रहा है तो एंजाइम कौन सा लेंगे हम, किसके नाम पे लेंगे, सबस्ट्रेट के नाम पे। सबस्ट्रेट क्या है, कीटो अल्फा कीटो ग्लूटारिक, यानी एंजाइम कौन सा यूज़ होगा यहाँ पे, एंजाइम यूज़ होगा अल्फा कीटो ग्लूटेरिक ग्लूटेरेट डिहाइड्रोजिनेज। एक चीज़ और देखिए, यहाँ पे अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड है, लेकिन यहाँ पे कोई भी कोएंजाइम नहीं है, यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, एडिशन और हो रहा है। जो ऊपर निकला था ना, देखिए जो यहाँ पे एसिटिल कोएंजाइम था, यहाँ पे सिट्रिक एसिड था, यानी एक कोएंजाइम यहाँ से बाहर निकला था, एक कोएंजाइम यहाँ से बाहर निकला था, जिसका यूज़ इन्होंने कहाँ किया, जिसका एडिशन यहाँ पर हो गया एक सक्सिनिल कोएंजाइम में। अब इसके बाद क्या होगा, सक्सिनिल कोएंजाइम के बाद बनेगा सक्सिनिक एसिड, सक्सिनिक एसिड। अब देखिए यहाँ पे सक्सिनिक एसिड है, यहाँ पे सक्सिनिल कोएंजाइम है, यानी फिर से कोएंजाइम बाहर चला जाएगा। जब ये बाहर चला जाएगा तो यानी यहाँ पे क्या होगा, GDP से क्या बन जाएगा, GTP बन जाएगा, जिसे हम क्या बोलते हैं, ATP। लेकिन इस प्रोसेस में लिखा यही जाता है, ठीक है। और जब ATP बन रहा है तो एंजाइम कौन सा यूज़ होगा, काइनेज। किसके नाम पे, प्रोडक्ट के। प्रोडक्ट क्या है, सक्सिनिक, यानी सक्सिनेट काइनेज, ठीक है, सक्सिनेट काइनेज। ये सब 4 कार्बन है। अभी आगे को 4 कार्बन ही चलेंगे आगे तक। सक्सिनिक एसिड के बाद बन रहा है फ्यूमेरिक एसिड। फ्यूमेरिक एसिड बना तो ये इसके बनने पे क्या हुआ, डिहाइड्रोजनेशन हुआ, यानी फिर से अब यहाँ पे एक चेंज है, यहाँ पे FAD प्लस क्या करेगा, FADH2 बना लेगा, FADH2 बना लेगा, यानी दोबारा से डिहाइड्रोजनेशन हुआ है। अब जब डिहाइड्रोजनेशन हुआ है तो एंजाइम का नाम क्या रखेंगे हम, किसके नाम पे, सबस्ट्रेट के नाम पे, यानी एंजाइम का नाम कौन सा होगा यहाँ पे, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। देखिए जैसे ये फॉर्म हो गई, यहाँ पे भी हमें ATP मिल रहा है, लेकिन ये इनडायरेक्ट ATP है, ये सब क्या है, इनडायरेक्ट ATP है। और जैसे ये मिला है, ये डायरेक्ट ATP है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, सबस्ट्रेट लेवल ऑफ फॉस्फोराइलेशन, और इन्हें बोलेंगे हम ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। फ्यूमेरिक एसिड के बाद हमें मिलता है मैलिक एसिड। और मैलिक एसिड से फिर से ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बन जाता है। अब मैलिक एसिड बनने पे क्या हुआ, एंजाइम यूज हुआ फ्यूमेरेज, और मैलिक एसिड पे यहाँ पे यूज हुआ एंजाइम मैलेट डिहाइड्रोजिनेज, यानी यहाँ पे दोबारा फिर से क्या हुआ, डिहाइड्रोजेशन हुआ, जिसके कारण क्या होगा,
NADP प्लस से NADPH2 बन जाएगा, NADPH प्लस H प्लस बन जाएगा। तो देखिए अगर आपसे पूछा जाए कि भाई क्रेब्स साइकिल में कितनी बार डिकार्बोक्सिलेशन हुआ है, तो देखिए एक बार यहाँ पे हुआ है और एक बार कहाँ पे हुआ है, यहाँ पर हुआ है, यानी 2 बार डिकार्बोक्सिलेशन हुआ है। और NADH कितनी बार बना है, एक NADH ये बन रहा है, एक ये बन रहा है और एक ही ऊपर बन रहा है, 3 बार, ठीक है। और FADH2 कितनी बार बन रहा है, वो 1 बार बन रहा है। अगर आपसे पूछा जाए डिहाइड्रोजनेशन कितनी बार हुआ, तो देखिए एक बार ये हुआ, 1 2 2, तीसरी बार यहाँ हुआ और चौथी बार ये हुआ, 4 बार डिहाइड्रोजनेशन हुआ। क्योंकि ये MCQs बनते हैं तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि कहाँ पे डिकार्बोक्सिलेशन हो रहा है, कहाँ पे डिहाइड्रोजनेशन हो रहा है और कहाँ पे हमें डायरेक्ट ATP मिल रहा है, ठीक है। तो ये हमारी पूरी एक क्रेब्स साइकिल थी। अब मैं आपको इस क्रेब्स साइकिल को याद करने के लिए निमोनिक्स बता देती हूँ, वो देखिए आप। देखिए निमोनिक्स है हमारा क्रेब्स साइकिल को याद करने के लिए, क्रिकेट काउंसिल ऑफ इंडिया ऑफन अपॉइंट स्मार्ट स्टाफ फॉर मेन ऑफिस, ठीक है। यानी क्रिकेट से हो गया हमारा सिट्रिक एसिड, साथ में आप निमोनिक्स से अपना वो मिलाते रहना क्रेब्स साइकिल की। क्रिकेट से सिट्रिक एसिड, देखिए सिट्रिक एसिड बना यहाँ पे। काउंसिल से सिस एकोनिटिक एसिड, जो कि सेकंड प्रोडक्ट क्या है, सिस एकोनिटिक एसिड है। थर्ड बना इंडिया से आइसोसिट्रिक एसिड, देखिए थर्ड क्या है, आइसोसिट्रिक एसिड बना है। उसके बाद है ऑफन, ऑफन से हो गया ऑक्सैलोसक्सिनिक एसिड, यानी ये बन गया ऑक्सैलोसक्सिनिक एसिड। उसके बाद अपॉइंट से हो गया एल्फो कीटो ग्लूटारिक एसिड, जो कि हमारा क्या बन गया, एल्फो कीटो ग्लूटारिक बन गया। देखिए आप क्रिकेट से सिट्रिक एसिड हो गया, काउंसिल से हमारा सिस एकोनिटिक एसिड हो गया, इंडिया से आइसोसिट्रिक एसिड हो गया, ऑफन से ऑक्सैलोसक्सिनिक एसिड हो गया, अपॉइंट से अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड हो गया, स्टाफ फिर हो गया स्मार्ट से सक्सिनिल कोएंजाइम हो गया, स्टाफ से सक्सिनिक एसिड हो गया, फार से फ्यूमेरिक एसिड हो गया, मेन से मैलिक एसिड हो गया, ऑफिस से ऑक्सैलो एसिटिक एसिड हो गया। तो ये आप पूरी एक उसमें याद कर सकते हैं। देखिए क्रिकेट से आपका सिट्रिक एसिड, काउंसिल से हो गया आइसो एकोनिटिक एसिड, इन से हो गया आइसोसिट्रिक एसिड, ऑफन से ऑक्सैलोसक्सिनिक एसिड, अपॉइंट से अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड हो गया, स्मार्ट से सक्सिनिल कोएंजाइम हो गया, स्टाफ से सक्सिनिक एसिड हो गया, फोर से फ्यूमेरिक एसिड हो गया, मेन से मैलिक एसिड हो गया और ऑफिस से ऑक्सैलो एसिटिक हो गया। ये पूरी एक लाइन याद करके आप पूरी क्रेब्स साइकिल का सीक्वेंस याद कर सकते हैं कि कौन कौन से हमें इंटरमीडिएट बन रहे हैं, कौन कौन से प्रोडक्ट बन रहे हैं। अगर अब एंजाइम को याद करने के लिए भी एक निमोनिक्स मिल जाए तो बहुत बढ़िया होगा। तो चलिए वो देखते हैं सेकेंड निमोनिक्स क्या है हमारा, जो हमें एंजाइम याद रखवा सके। देखिए एंजाइम को याद रखने के लिए निमोनिक्स देखिए आप, कैक, मतलब ये पूरे आपको याद रखना पड़ेगा। कैक सी से स्टार्ट है, के पे बंद है, जहाँ पे CAAICK, कैक साउंड सो फ्रिगन मिंट, यानी कैक से अगर आपका अपना कोई निमोनिक्स है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। वैसे मुझे तो यही मिला है। सी से सिट्रेट सिंथेटेज जो पहले उसमें बन रहा है, उसके बाद एकोनिटेज यूज़ हुआ, उसके बाद फिर एकोनिटेज, फिर आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज, फिर कार्बोक्सिलेज, फिर अल्फा कीटोग्लूटारिक डिहाइड्रोजिनेज यूज़ हुआ, फिर साउंड से सक्सिनेट हाइड्रोजिनेज, हाइड्रोजिनेज, फिर सो से सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, फ्रीजन से फ्यूमेरेज, मिंट से मैलेट डिहाइड्रोजिनेज। तो ये पूरे एंजाइम की एक निमोनिक्स है। अब हम ये पूरा हमारा प्रोसेस हो गया। अब हम देखते हैं कि हमें इस पूरे प्रोसेस में नेट गेन क्या हुआ। देखिए हमें नेट गेन क्या हुआ, फॉर 1 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटिल कोएंजाइम 1 टन ऑफ क्रेब्स साइकिल, एक साइकिल क्रेब्स साइकिल के 1 टन पे क्या मिला हमें, 3 NADH मिले, जो मैंने आपको बताया था। अगर हम 2 का देखें, 2 का तो हमें 6 NADH मिल जाएंगे। एक से हमें एक क्रेब्स साइकिल से हमें FADH2 मिला। अगर हम 2 मॉलिक्यूल का देखें तो 2 FADH2, ठीक है। एक मॉलिक्यूल से हमें 1 ATP मिला, 2 से 2 मिल जाएंगे। और एक मॉलिक्यूल के क्रेब्स साइकिल में पहुंचने पे एक बार डिकार्बोक्सिलेशन हुआ, 2 बार पहुंचने पे क्या होगा, 2 बार क्या हुआ, डिकार्बोक्सिलेशन हुआ। अगर 2 मॉलिक्यूल का देखें तो 4 टाइम्स होगा ये। अब देखिए शुरू से देखिए क्या क्या हुआ। देखिए जब पायरुविक एसिड मिला तो इसे किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ी,
किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ी, जो टूटा है, ठीक है, यानी जिससे जो इस्तेमाल हुई है। सबसे पहले पायरुविक एसिड हुआ इस्तेमाल, फिर उससे क्या, फिर हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ी, NAD की ज़रूरत पड़ी, कितने की, 4 की, कितने की ज़रूरत पड़ी, 4 की। देखिए यहाँ पे अगर आप सिर्फ एसिटिल कोएंजाइम से देखेंगे तो 3 NAD की, लेकिन हम पायरुविक एसिड से स्टार्ट कर रहे हैं ना, तो एक हमें वहाँ भी ज़रूरत पड़ी थी, तो 4 NAD, 1 FAD एंड 1 ATP माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में ज़रूरत पड़ी, जिसके बाद हमें क्या क्या मिला, 3 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल मिले, 4 NADH मिला हमें, 1 FADH2 मिला, 1 ATP मिला और 1 हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल, मतलब 1 वाटर का मॉलिक्यूल मिला। तो ये पूरा हमें मिला 1 साइकिल पे, 1 लिंक रिएक्शन पे, और किस पे, क्रैब साइकिल पे, 1 टर्न पे। अगर हम 2 पायरुविक एसिड का देखें तो हमें ज़रूरत पड़ेगी 8 NAD की, 2 FAD की, 2 ATP की, और हमें मिलेगा क्या उसके बदले में, 6 CO2 मिल जाएंगे, जो कि हमारे ग्लूकोज का पूरा ऑक्सीडेशन है। क्या चाहिए था हमें, यही चाहिए था, ये हमें मिल रहा है। 8 NADH मिलेंगे हमें, 2 FADH2 मिलेंगे और 2 ATP मिलेंगे। देखिए जो NADH2 है और FADH2 है, ये इनडायरेक्ट फॉर्म है ATP की, इनडायरेक्ट फॉर्म है ATP की, यानी इनके अंदर ATP छिपे हुए हैं, जिन्हें निकालने के लिए हमें इन्हें कहाँ करना पड़ेगा, ETS में भेजना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में। वो हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। अब एक ओवरव्यू देख लीजिए हमने क्या क्या, ओवरव्यू ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन, जिसमें ग्लूकोज टूटा ग्लाइकोलिसिस के थ्रू, 2 पायरुविक एसिड में, 2 पायरुविक एसिड में टूटा, लिंक रिएक्शन में पहुंचा, वो लिंक रिएक्शन में जाके उसने एसिटिल कोएंजाइम बनाया जो कि 2 कार्बन है। उसके बाद ये एसिटिल कोएंजाइम TCA साइकिल में पहुंच गया, यानी क्रैब साइकिल में पहुंच गया। अगर अब हम नेट गेन देखें तो ग्लूकोज से हमें 2 NADH मिला था और 2 ATP मिला था, कहाँ पर, ग्लाइकोलिसिस में। फिर और क्या मिला था, जिससे क्या मिला था, 2 पायरुविक एसिड बने थे। अब ये 2 पायरुविक एसिड से 2 एसिटिल कोएंजाइम बन जाते हैं, जिससे हमें 2 कार्बन डाइऑक्साइड का यहाँ पे वो मिलता है, यानी यहाँ डिकार्बोक्सिलेशन होगा। एक बार हुआ था 1 टन, अभी हमने जो पढ़ा वो 1 के लिए पढ़ा, लेकिन आप 2 से मल्टीप्लाई करके, यानी 2 टाइम डिकार्बोक्सिलेशन हुआ, यानी 2 कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकला और 2 NADH मिला हमें। और अगर आप 2 TCA साइकिल का देखें तो हमें क्या मिला, 4 CO2 मिला, 6 NADH मिला और 2 FADH2 मिला। तो ये हमारी पूरी क्रैब साइकिल थी। आई होप सो आपको समझ आई हो। आप थोड़ी सी मेहनत है, ध्यान से पढ़ेंगे तो ज़रूर आपको समझ आएगा। तो अगर आपको वीडियो सही लगी हो, समझ आई हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। आगे भी आपको इसी आगे का जो हमारा टॉपिक होगा वो ETS होगा, और उसके बाद बैलेंसिंग शीट होगा किसका, रेस्पिरेशन।